रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा विशेष सीरीज नोएडा 2021 यह उन लोगों के लिए समर्पित है जिन्होंने नोएडा को बनते देखा, नोएडा को बनाने में अहम योगदान दिया और उनमें एक महत्वपूर्ण कड़ी है हमारा ग्रामीण क्षेत्र और किसान, जिन्होंने अपनी जमीन देकर नोएडा को बनाया। आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं रोहिल्लापुर गाँव में 13 साल तक प्रधान रहे अजीत सिंह तोमर जी। उनकी एक और खास बात है, उन्होंने अब तक 23 किताबें लिखी हैं। ये भी एक अलग तरह का एक रिकॉर्ड है। उन किताबों में महत्वपूर्ण पंच फैसला और अभी हाल ही में एक नई पुस्तक उनकी प्रकाशित हुई, उसका नाम है CAA भागो भूत IRA। ऐसी किताबों के लेखक अजीत सिंह तोमर जी का मैं अपने स्टूडियो में स्वागत करता हूँ। तोमर जी नमस्कार। नमस्कार जी। तोमर जी ये बताओ, जब नोएडा बन रहा था जी तो पहली बार नोएडा को बनते देखना कैसा लगा आपको, और उस समय आपने क्या सोचा था, क्या नोएडा इतना बड़ा हो जाएगा? पहली बार सब जब आया था ना नोएडा जी, उस टाइम, उससे पहले हमारा फ्लड एरिया था। हाँ हाँ, और हम तो ये हंसते थे कि यहाँ कैसे शहर बस जाएगा। हमें हाँ। तो उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा शहर बस जाएगा। हम तो सोच रहे थे सरकार का दिमाग खराब होगा। हाँ, यहाँ जंगल में, खादर में, और इन्होंने क्या क्या शुरू कर दिया कुछ दिन में, यहाँ शहर सब समेट कर उठा के भाग जाएंगे। हाँ जी। हाँ, इनका पहला जो ऑफिस था चिल्ला रेगुलेटर पे, जी, जो वो है ना जमुना का पुस्ता, हाँ हाँ, वहां पर इन्होंने ऑफिस बनाया था 3 सेट के रूप में, हाँ, नोएडा अथॉरिटी ने। और मेरे ख्याल से योगेश चंद्रा थे उस टाइम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जो इसके CEO थे। हम्म, तो शुरुआत में तो यही लगा था जी कि औद्योगिक, जैसा प्रचार किया था, बहुत बड़ी औद्योगिक बस्ती बननी है, हाँ हाँ, कि इतना हमें तो असंभव लग रहा है। लेकिन बाद में ये जो है चमत्कारिक रूप से एक तरह से काम हुआ है नोएडा का। और नोएडा ने वास्तव में ही ऐसा काम किया है कि विश्व में नोएडा का नाम जो है कायम हुआ है। जी 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 जी। और ऐसे अनुभव बताइए, जब आप नोएडा के दफ्तर में पहली बार गए थे कुछ गांव वालों के साथ में, तो क्या मुद्दा ऐसा उठाया था जो आपको लगा कि चलो अच्छा है, कम से कम गांव वालों के लिए बहुत अच्छी बात हो गई? गांव वालों के लिए देखो, उस टाइम जो शुरुआत थी, शुरुआत में तो नोएडा खुद ही एक तरह से पैसे सरकार से कर्जा लेके और तो शुरुआत की थी। नोएडा ने 500 करोड़ रुपया साथ नोएडा को दिया था। यूपी गवर्नमेंट में शुरुआत में यूपी गवर्नमेंट ने कर्जा दिया था वो भी, कि बाद में आप जो है डेवलपमेंट करके हमारा पैसा वापस कर दोगे। तो शुरू में गांवों का विकास तो था नहीं, कई साल तक विकास का तो नंबर नहीं आया था जी। हाँ जी, हाँ जी। शुरुआत में तो बस यही था, हमारी अपेक्षा ये थी कि जी गांव के कुछ लोगों को आप रोजगार दें। तो 2-4 लोगों को लग के भी रोजगार, तब तक रोजगार के ज्यादा भी नोएडा में चांस नहीं थे। तो देखो 5-7 साल तक तो नोएडा जो था एक तरह से चीटी की चाल से ही चला जी। असलियत ये है। और 5-7 साल बाद फिर नोएडा ने रफ्तार पकड़ी थी। क्योंकि शुरू में लोग आने को तैयार नहीं थे ना, जंगल था चारों तरफ की कर, झूठ झाड़ ये थे, तो लोग भी आने को तैयार नहीं थे। लोगों को, उद्योगपतियों को और जो शहरी हैं उन्हें भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ ऐसी कामयाबी मिल जाएगी। हाँ, तो यही था जी। और उसके बाद विकास के काम तो बाद में हुए, गाँवों का तो बहुत बाद में नंबर आया। उस समय शिक्षा की व्यवस्था क्या थी जब आप देख रहे थे नोएडा बन रहा था? तो पढ़ाई वढ़ाई का क्या इंतजाम था इधर आसपास में? पढ़ाई का तो देखो जी, एक तो सदर सराय इंटर कॉलेज था, हाँ, और बरौला में 8वीं तक का स्कूल था, हाँ, और हमारे यहाँ शाहपुर में भी तभी 8वीं तक का खुला था। शाहपुर में ऐसे बस 8वीं तक के तो कई स्कूल हुए थे जी। जी जी जी। हाँ, लेकिन इंटर कॉलेज एक यही था, भवानी शंकर इंटर कॉलेज सदर सराय। तो इनकी हालत तो ऐसी थी नहीं, बिल्डिंग भी जर्जर थी। वो जैसे तैसे करके कर रहे हैं, नाम हो जाता था। हम भी इन्हीं को पढ़े, हम भी पढ़ लिए इंटर तक। ये था जी। हाँ। और उसमें उस समय दवा के लिए क्या इंतजाम था? डॉक्टर वगैरह का इंतजाम था नहीं आसपास में? बहुत बुरा हाल था जी, डॉक्टर का तो बहुत बुरा हाल था। MBBS डॉक्टर तो एक बरौला में सरकारी अस्पताल था जी पूरे नोएडा में, बस वही समझ लो। और गाँवों में कोई होगा तो हमें पता नहीं। नगली में थे डॉक्टर ब्रह्मानंद सक्सेना, वो फौजी थे, रिटायर फौजी। वो तो हमें याद है जी, जो MBBS थे, वरना तो सब झोला छाप ही थे जी। झोला छाप या वो क्या कहते हैं, BAMS कर जाते, छोटी मोटी डिग्री, 1-2 साल की, ऐसे डॉक्टर थे। हाँ जी। अच्छा, एक चीज बताओ, जैसे पहले तो ये बुलंदशहर जिले में आता था ना?
हाँ जी, बुलंदशहर जिले में था। और बाद में गाजियाबाद में आया, हाँ जी, फिर गौतम बुद्ध नगर में आया। तो फिर तीन गौतम बुद्ध। तीन जिले बदलने के बाद क्या प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार हो पाया या अभी भी कुछ कमियां हैं, आप समझते हैं? देखो, जब अफसर नजदीक बैठने लगते हैं हाँ जी। तब सुधार तो होता ही है। हम्म। लेकिन हाँ, ये है कि बुलंदशहर तो बहुत परेशानी थी लोगों को, बहुत दूर पड़ता था। गाजियाबाद इतना दूर नहीं था। गाजियाबाद में और गौतम बुद्ध नगर में उन लोगों को फायदा होगा जो जेवर वाले हैं जी। उन्हें कलेक्ट्रेट और ये सारे ऑफिस नजदीक पड़ते हैं। हमारे लिए तो गाजियाबाद भी उतनी दूर था। हाँ। और नोएडा वालों के लिए तो गाजियाबाद भी उतनी दूर था। हाँ। और अब ये गौतम बुद्ध नगर है ग्रेटर नोएडा, लगभग वो भी उतनी दूर है। थोड़ा बहुत फर्क है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बुलंदशहर में बहुत भारी परेशानी थी क्योंकि सवारी के साधन नहीं थे। यहाँ से दादरी तक तांगे में जाओ और दादरी से फिर बस पकड़ो सिकंदराबाद की, बुलंदशहर की। आधा दिन तो जाने में लग जाता था। एक दिन पहले जाया तारीख भी हुई तो एक दिन पहले बुलंदशहर को जाया हुआ, क्योंकि तांगे में हिंडन नदी का पुल फिर बन गया। कुछ दिन हमारी याद में बन गया था। नहीं, जो पुल नहीं था तब तो हिंडन जो है उसको पार करे नाव से और पैदल हिंडन तक गए। और उसके आगे फिर दादरी कुलेसरा से दादरी को तांगे चलते थे बस। अच्छा, सवारी के साधन। हाँ जी। अच्छा, कभी दिल्ली जाना होता था या आप जैसे गाँवों को, तो दिल्ली कैसे जाते थे आप लोग? देखो जी, हमारा जो बाजार था जी दिल्ली का, वो था बदरपुर। अच्छा। हाँ जी, बदरपुर था, उधर फरीदाबाद था नजदीक। अच्छा। और छलेरे सदरपुर जो गांव है इनका था ओखला। अच्छा। और सब जगह के लिए नाव थी। ओखले में भी नाव लगती थी, यहाँ जैतपुर का एक घाट है, यहाँ लगती थी। और उधर ददसिया नाव लगती थी फरीदाबाद जाने के लिए। तो नजदीकी शहर हमारे यूपी का कोई नहीं था। अच्छा। दादरी बहुत दूर पड़ता था, तो हिंडन पड़े बीच में। हाँ। नजदीकी शहर जो थे वो जो हो सकता उधर के आपके जो गाँव है चौड़ा, रघुनाथपुर, वो लोग कोंडली जाते हो। हाँ। और नहीं तो छलेरा सदर हो जाते थे ओखला, हम जाते थे बदरपुर और फरीदाबाद, ये शहर थे। तो आप भी कभी खरीदारी करने गए हो बदरपुर या फरीदाबाद? बहुत गए जी। हम खरीदारी करने नहीं गए। हमारे जो फसल बोती थी ना रबी की, खरीफ की, खरीफ के खरबूजे, तरबूज, गाजर, सब्जियां में ट्रैक्टर ट्रॉली में बेचने जाते थे मंडी में। अच्छा, उधर ही जाते थे सब? हाँ जी। बदरपुर, फरीदाबाद, ओखला। हाँ। आड़ती आज भी याद है बदरपुर का। हमारा एक ही आड़ती है पूरे बदरपुर में, बहुत बड़ा। मुरारी आड़ती का आड़त पे बेचते था पूरा इलाका यहाँ का सब्जियां। अच्छा। हाँ जी। और दूसरी बात ये बताओ, अब आपका जो साहित्यिक वो है लिखने का जो सिलसिला है, वो कब शुरू हुआ और पहली किताब आपने कौन सी लिखी थी? ये हुआ जी जब हम मीरा यादव के खिलाफ बैठे थे धरने पे। नोएडा लोकमंच तो अब बना है, पहले था भ्रष्टाचार उन्मूलन के खिलाफ, एक था भ्रष्टाचार उन्मूलन समाज, ऐसा था उसमें। देशभक्त समाज। हाँ, देशभक्त समाज। हाँ, उसके बैनर के नीचे बैठे थे। उसमें फिर हम जो जैसे बोलते थे दिन में, तो हमारे जो साथी लोग थे वो कहने लगे, यार तुम तो अच्छा व्यंग करते हो, तुम लिखो। तो मैंने पहला जो लेख लिखा था वो लिखा था एक जांच आयोग। अच्छा। क्योंकि मीरा यादव के खिलाफ जांच आयोग में बैठा था मुर्तजा हुसैन जी, जो चीफ जस्टिस रहे थे यूपी हाई कोर्ट के, उनका उस पर लिखा और वो फिर कई अखबारों में छापा। बड़ी प्रशंसा हुई, उससे हमें लगा हम लिख सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने पहली पुस्तक जो आई थी सन 99 में आई थी, प्रधानमंत्री का पहला सूत्र। अच्छा। उसके बाद फिर देखो प्रकाशक के ऊपर है। प्रकाशक अगर कहे कि तुम्हारी पुस्तक मुझे चाहिए, पाठक मुझे मिल गए हैं, तब तो ठीक है, नहीं प्रकाशक ही मना कर देते हैं। प्रकाशक ने कहा लिखो, फिर 2-4 पुस्तक और लिखी। फिर वो कहने लगा अगर लिखना छोड़ दोगे तो पाठक भूल जाएंगे, लिखो। तो प्रकाशक की मांग आती रही और हम लिखते रहे। आपकी पंच फैसला पुस्तक में ऐसा क्या था जो इसकी इतनी ज्यादा डिमांड थी? ऐसी क्या बात थी इसके अंदर? ये ऐसा जी, गाँवों में जो पंचायत होती है ना, फैसले होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। उनमें कुछ तो ऐसे थे जो ऐतिहासिक पुराने फैसले थे, जो बुजुर्गों ने हमें बताए थे। और बड़ी बड़ी पंचायतों में कुछ ऐसे है कि हमारे जो है घर वाले भी पंचायतों में जाते थे, बाबा बहुत बड़े पंच थे, पिताजी भी, और मुझे भी लोग वहाँ पंचायतों में बुलाते हैं, अब भी बुलाते हैं। कुछ ऐसे फैसले थे जिनमें मैं खुद गया था। तो पंच फैसले में हमने उसका सार ये है कि अदालत जो करती है वो कानून के अनुसार फैसले करती है। कानून अगर 2 आदमी है, एक बहुत अमीर है, एक बहुत गरीब है, और कानून अगर और उनका संपत्ति का झगड़ा है कोई, कानून अगर ये कहेगा कि
बहुत अमीर के पक्ष में है तो वो अमीर के पक्ष में ही देगा। और पंचायत ऐसा कर देती है कि यार तेरे पक्ष में तो है पर तुझ पर 100 बीघे जमीन है, बेचारा गरीब आदमी है, इस पे बसने को भी ना है, इसे 200 गज ही दे बसने को। वहाँ ये अंतर है कानून में और पंच फैसले में। वाह वाह, बहुत अच्छा। और ये जो आपने जो दूसरी अभी लेटेस्ट किताब जो लिखी है CAA भागो भूत आयो रे, ये क्या, इस पे क्या, किस पे फोकस किया? ये जो अभी CAA वाला जो कानून बना था? जी हाँ, जी हाँ। क्या इसमें था ऐसा? मैं ऐसा था ये कि ये जो आंदोलन चला ना, ये कोरी अफवाह थी, कोरी अफवाह। हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों का इससे कोई लेना देना नहीं था, न इनका कोई नुकसान था। जो 3 देश हैं, इन देशों के हमने आंकड़े दिए हैं कि वहाँ किस किस तरह ऐसा नारकीय जीवन वो लोग बिता रहे हैं, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई। और फिर संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर लिख के गए हैं कि ये जब भी आए इन्हें अपनाओ, इनकी कोई गलती नहीं, गलती हमारे नेताओं की। बंटवारा किया तो नेताओं ने किया देश का, हमने नहीं किया। और उन्होंने यहाँ तक भी लिखा है कानून में सब में कि इनके लिए अगर कोई मुस्लिम भी दुखी हो सकते हैं तो मुस्लिमों के लिए 150 देश है दुनिया में जाने के लिए, और हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए एक ही देश है भारत। तो वो 150 में अगर दुखी है तो उनमें चले जा सकते हैं। और जो जिनका फिर वहां तक वो देखो, यहाँ के मुसलमान सुखी हैं, कहते हैं बहुत अच्छे मुसलमान यही कहते हैं कि हम हिंदुस्तान में पैदा होकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और वहाँ का हाल ये है कि 1000 लड़कियों का अपहरण 1 साल में होता पाकिस्तान में, हिंदू लड़कियों, हिंदू और सिख लड़कियों का। तो ये पता नहीं क्यों, और राजनीतिक लोगों ने इसे बढ़ावा दिया। यही सब बोल दिए बांग्लादेश में कितने अपराध हुए हैं इनके साथ, धर्म परिवर्तन कराया गया है, जबरदस्ती लड़कियों को ले जाते हैं। और पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, सब देशों के आंकड़े दिए हमने। आज के समय में जब नोएडा आप देख रहे हो तो नोएडा में कौन सी ऐसी बात आपको याद आ रही है कि जो नोएडा में इस चीज की कमी है, अगर ये चीज पूरी हो जाती है तो नोएडा एक सार्थक होगा? तो जी आज की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि नोएडा का जो गठन हुआ था उस टाइम चिल्ला रेगुलेटर के पास नहीं, बल्कि जो गोल चक्कर है ना, गोल चक्कर है नहीं लेकिन इसी के नाम से विख्यात है, पे एक ही गोल चक्कर था। यहाँ एक बोर्ड लगा था बहुत बड़ा नोएडा का, और उसमें लिखा था कि नोएडा देश के अन्य भागों में, औद्योगिक नगरी नोएडा देश के अन्य भागों के लिए एक मानक स्थापित करेगा। लगा था, ये लगा था। तो इसलिए लगा था कि प्रदेश में औद्योगिक विकास हो और यहाँ का मानक यानी यहाँ का उदाहरण लेके कि भाई इतना अच्छे औद्योगिक शहर बसा है, प्रदेश के अन्य भागों में भी इस तरह के शहर बसे। लेकिन ये अब तो थोड़ा सा उद्योगों पे ध्यान दिया जा रहा है। वो ना बीच में सपा और बसपा की जो सरकार आई ना, उन्होंने इसे औद्योगिक नगर बसाने के बजाय इसे जो है आवासीय नगर बना दिया। इसे हमने लिखा भी है नो आइडिया एक कविता में कि ये इसे आवासीय नगर कह सकते हैं, इसे कॉमर्शियल नगर कह सकते हैं, इसे इंस्टीट्यूशनल कह सकते हैं, लेकिन इसे औद्योगिक नगरी नहीं कह सकते। क्योंकि बहुत थोड़े उद्योग हैं, वो भी जीर्ण है, कुछ में है ना, ये 9-10 सेक्टर है उद्योगों के, तो वहाँ कॉमर्शियल काम हो रहे हैं, तो उद्योग है कहाँ? अब थोड़ा सा ये दे रहे हैं, वरना तो बिल्डरों को बांट दी। दूसरा किसानों को जो है ना, देखो पैसा सब कुछ नहीं होता, किसानों को रोजगार नहीं दिया इन लोगों ने। रोजगार बहुत जरूरी, जबकि इसका जो औद्योगिक एक्ट है उसमें सैकड़ों शासनादेश है ऐसे कि नौकरी मिलनी चाहिए उद्योगों में भी। नोएडा अथॉरिटी में नहीं दी यहाँ के लोगों को, सिफारिश बाहर के लोगों को दी है, लोकल लोगों को नहीं दी गई। कई ऐसे औद्योगिक वो है, भिलाई से हमारे रंजन ने वो लिया है RTI, कि वहाँ जो है फिक्स है एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिलना, ऐसा। तो न नौकरी दी, न प्रशिक्षण दिया, अब पैसा तो बर्बाद हो ही जाता है जी। तो कुछ तो सुधर के ठीक है, कुछ उनके कर्म अच्छे हो, उनको जमीन आबादी की बच गई तो किराए वराए के काम चल गए, नहीं कुछ बर्बाद भी बहुत हुए। ये सिस्टेमेटिक तरीके से ना नौकरी मिली है ना रोजगार के अवसर मिले, ना प्रशिक्षण मिला है। और नहीं तो ऐसा थोड़ी है, औद्योगिक जो है यहाँ प्लॉट को भी बड़ी मुश्किल
किसानों के जो प्लॉट है ना जी भाई साहब, जी 90% किसानों के प्लॉट आवासीय तब निकलते हैं जब वो किसी दलाल को बेच देता, डीलर को। किसान बिल्कुल के नहीं निकलते, लाचारी में उसे बेचना पड़ता है, और जब बेच देता तो दलाल जो है वहां पैसे देके जो भी उनका रेट है, 1000 रुपया मीटर है क्या है, निकलवा लेते हैं। तो किसान इसलिए बर्बाद हुआ कि यहाँ का लीडरशिप भी कमजोर रही है अब तक की। महेंद्र भाटी के टाइम तक ठीक था, उसके बाद में लीडरशिप तब तक 5% थे नहीं, लीडरशिप इतनी कमजोर रही है। वरना तो गाँव वाइज कैंप लगावे और जिस गाँव की जितनी वो गई है, जमीन गई है, जितने प्लॉट है, साथ के साथ दिवाओगे हर गांव के। बिल्कुल आज भी जो उलझे पड़े हैं वो सिर्फ इसलिए उलझे पड़े हैं कि किसान पैसा नहीं देता, डीलर पैसे दे देते हैं, इसलिए औने पौने में डीलरों को बेच के, जब धक्का खा के थक लेता किसान तो डीलर को बेच देता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक आखिरी सवाल है कि आपने यमुना को बचाने के लिए एक अभियान चलाया था यमुना के अंदर। नहीं तो इसका था जी। हाँ जी खनन। हाँ वही तो वो एक अभियान चलाया था, तो उस अभियान में आज क्या उसकी सफलता मिली है, उसमें कहाँ तक पहुँचे हैं अभी? हाँ सफलता ये मिली है जी। वो दरअसल ऐसा था जी कि हमने अपने बजाय नोएडा लोकमंच के हैं सक्सेना जी, जी वो महासचिव है लोकमंच के, इन्हीं के नाम से, क्योंकि संस्था का अच्छा असर पड़ता जनहित याचिकाओं में, उनके नाम से हमने एनजीटी में केस डाला था कि वहाँ किलोमीटर लंबे गड्ढे हैं और फसल भी बर्बाद होती है। जी जी प्रदूषण तो होता ही है, जब ट्रैक्टर ट्रॉली दौड़ लगाते हैं तो उनकी धूल से है किलोमीटरों तक के जो किसानी की फसल है उन पर जमती है धूल और वो खराब हो जाते थे जी। बड़ा तगड़ा आदेश हुआ उसमें, और अब जो एयरफोर्स की जमीन में ज्यादा होता था वो, तो एयरफोर्स को सख्त आदेश दिया कि इसको वो करो तार फेंसिंग, तो उन्होंने तार फेंसिंग कर दिया और अब अवैध खनन बंद है जी वहाँ। बहुत अच्छा। वो भी एयरफोर्स की जो 482 एकड़ जमीन थी जी जी उस पर घुमा पे उन्होंने कब्जा कर रखा। हाँ उसका मैंने की थी एक जनहित याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में। जी 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 उसमें डीवाई चंद्रचूड़ जी थे चीफ जस्टिस, उन्होंने भी उसमें बहुत बड़ा तकड़ा आदेश किया और वो जमीन भी के कब्जे से निकाल कर एयरफोर्स को मिल गई है। थोड़ी बहुत रही वो मिल जाएगी। बहुत अच्छा। आपने रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM को समय दिया, तोमर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बजरंगी क्यों नहीं कहा आपने एक बार? ठीक है बजरंगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। अभी आप सुन रहे थे रोहिलापुर के पूर्व प्रधान रहे अजीत सिंह तोमर बजरंगी जी को, जिन्होंने 23 किताबें लिखी हैं, यमुना को खनन से मुक्त कराया, वायुसेना की जमीन वापस कराने में अहम भूमिका निभाई, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से पहले लोग जब नोएडा बन रहा था तो उनकी मुख्य मार्केट बदरपुर और फरीदाबाद में थी। उनका उत्तर प्रदेश के किसी शहर से, दादरी या गाजियाबाद से कोई मतलब नहीं था। ये पुरानी बातें उन्होंने हमारे साथ शेयर की। आप सुनते रहिए रेडियो नोएडा।